हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीके का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेशन चल रहा है प्रतिदिन जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीके का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो हमारे सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप क्लास दोस्त। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखा गया था? तो दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखा गया था? दोस्त, ये लिखा गया था अहमदनगर जेल में। आप ध्यान रखिएगा, जो अहमदनगर जेल है वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर है अहमदनगर जेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। किस व्यक्ति ने 4 अप्रैल 1920 में दिल्ली के जामा मस्जिद के उपदेश वंचित हिंदू मुस्लिम एकता के संबंधों पर एक भाषण दिया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने 4 अप्रैल 1920 में दिल्ली के जामा मस्जिद के उपदेश मंच से हिंदू मुस्लिम एकता के संबंधों पर भाषण दिया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम अलग पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो दोस्त, मुस्लिम लीग है इसके द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई थी दोस्त? ये की गई थी 1940 में। आप ध्यान रखिएगा, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसी में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब बात है दोस्त मुस्लिम लीग, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कब दोस्त? 1906 में। जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं पर मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो आप मुस्लिम लीग के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? 1940। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। स्पैरो शीर्षक या टाइटल किसे दिया गया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, स्पैरो के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो कौन है दोस्त? वह है राजेंद्र सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो राजेंद्र सिंह है उन्हें भारत का स्पैरो भी कहा जाता है। तो स्पैरो टाइटल किसे दिया गया था? वह है राजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजेंद्र सिंह। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की एक सुंदर कांस की छवि प्राप्त हुई है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जिस स्थल से एक रथ की एक सुंदर कांस की छवि प्राप्त हुई है वो कौन सा स्थल है दोस्त? वह है दैमाबाद। जो दैमाबाद है वहीं से हड़प्पा सभ्यता के एक सुंदर कांस की छवि प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है दैमाबाद। साथ ही दोस्त, हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी स्थल थी वो थी हड़प्पा। क्या था दोस्त? हड़प्पा। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा जो स्थल है इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्त? दयाराम साहनी जो है उन्हीं के द्वारा 1921 में इस स्थल का खोज किया गया था। तो इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर है हड़प्पा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। पहले मुगल सम्राट जिन्होंने उमरा के वर्ग में मराठों को शामिल किया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो पहले मुगल सम्राट है जिन्होंने उमरा के वर्ग में मराठों को शामिल किया था वो कौन थे दोस्त? वह है जहांगीर। जो जहांगीर है उन्होंने उमरा के वर्ग में मराठों को शामिल किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जहांगीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहांगीर किसके पुत्र थे? तो ये थे अकबर। जो अकबर थे उन्हीं का पुत्र था जहांगीर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जहांगीर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किस मराठा हिंदू पेशवा ने पाड़ा पदशाही आदर्श का पालन किया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस मराठा हिंदू ने
पाड़ा पदशाही आदर्श का पालन किया था वो कौन थे दोस्त? वो थे बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने ही हिंद पाड़ा पदशाही आदर्श का पालन किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बाजीराव। अब ध्यान रखिएगा किस मराठा हिंदू पेशवा ने पाड़ा पदशाही आदर्श का पालन किया था? वो थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्त गायत्री मंत्र है इसकी रचना जो की गई है ये की गई है विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? विश्वामित्र। जो विश्वामित्र थे उन्हीं के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विश्वामित्र। साथ ही दोस्त बात आई ऋग्वेद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कुल मिलाकर कितने वेद हैं? तो कुल मिलाकर 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा दोस्त? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है दोस्त? वह है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसमें की गई थी दोस्त? ये की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था विश्वामित्र। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो दोस्त अब ध्यान रखिएगा जो बिहार है, बिहार को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बिहार। आप ध्यान रखिएगा जो बिहार है उसे ही बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनका वेतन कब कम किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान। जो वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसके दौरान मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो दोस्त अब बात है वित्तीय आपातकाल। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में किया गया है। कुल मिलाकर 3 आपातकाल है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और बात की जाए वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो आप ध्यान रखिएगा मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है दोस्त? यह वित्तीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को नगर पालिका से अलग करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से, यहाँ न्यायपालिका होना चाहिए, मिसप्रिंट है, न्यायपालिका। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में है उसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। यानी न्यायपालिका का अलग क्षेत्र है काम करने का और कार्यपालिका का अलग है, यानी एक दूसरे में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना। यदि न्यायपालिका की बात की जाए तो उसमें कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का इंटर नहीं करना है, क्योंकि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में न्यायपालिका क्या है? वो स्वतंत्र निकाय है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। सर्वप्रथम किस देश के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया गया था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो स्विट्जरलैंड है उसके द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। आप ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम किस देश के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया गया था? तो यह है स्विट्जरलैंड में। साथ ही दोस्त अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप ध्यान रखिएगा जो भारत है इसमें है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि भारत में जनता स्वयं कानून नहीं बना सकती है, उनके प्रतिनिधि जो होते हैं उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। परंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पर जनता खुद अपने मर्जी से कानून बना सकता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड में देखिएगा तो जनता खुद वहाँ निर्णय लेती है कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, परंतु ऐसा भारत में नहीं है। भारत में क्या होता है जो भारत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, वो कानून बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14।
भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम जिसे नियुक्त किया गया था वो कौन थे दोस्त? वो थे H.G. मुखर्जी। आप ध्यान रखिएगा, भारत की संविधान सभा के सर्वप्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो थे H.G. मुखर्जी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। वैसे राजनीतिक सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजनीति की केंद्रीय समस्या मानते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त उसे कहते हैं उदारवाद, जिसे हम इंग्लिश में लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे राजनीतिक सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता हो, उससे राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाता हो, एक केंद्रीय समस्या को मानता हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह बोलता है लिबरल, जिसे बोलते हैं आप उदारवाद। क्या दोस्त? लिबरलिज्म जिसे बोलते हैं उदारवाद, पूरी तरह से मॉडरेट होना किसी चीज़ में। तो ऐसे राजनीतिक सिद्धांत को हम उदारवाद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उदारवाद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है उसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 से 18 तक में क्या वर्णित है? समानता का अधिकार, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी भारत के लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या धर्म को लेकर, जाति को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं करना, सभी के साथ क्या है? समान व्यवहार करना। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है उसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्राप्त करना है, यानी सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करना रोजगार को लेकर। जैसे कि सरकार अगर नौकरी निकालता हो या जो भी वैकेंसी निकालता हो, तो उसमें क्या है कि सभी को भरने का अधिकार है। ये नहीं कि वो अमीर है तो नहीं भरेगा, गरीब है तो नहीं भर सकता, ये जा हिंदू है, मुस्लिम है, इस प्रकार से सरकार किसी प्रकार का विभेद नहीं कर सकता। तो आप ध्यान रखिएगा भारत में, तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 16। आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 में ये वर्णित किया गया है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। किसे फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त फोर्थ स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? मीडिया, जो मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया होते हैं, उन्हें फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मीडिया। आप ध्यान रखिएगा, चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है। परंतु दोस्त तो कहने की बात नहीं रही है, क्योंकि मीडिया तो पूरी तरह से असफल हो रही है कामों में। वो तो जो चीज़ नहीं दिखाने को उसको दिखाएगा, सरकार के मिले जुले काम में। सरकार के खिलाफ कोई भी अगर बात हो तो उसका हिम्मत नहीं है कि बोल सकता है। अब ध्यान रखें, मीडिया का जो पहले माना जाता था 14 स्तंभ, वो धीरे धीरे असफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ स्टेट के रूप में मीडिया को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। विश्वनाथ प्रसाद सिंह को संसद के द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया था, यह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो दोस्त विश्वनाथ प्रसाद सिंह जिन्हें संसद के द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया था, वो भारत के कितवें प्रधानमंत्री थे दोस्त? तो वो थे 7वें। अब ध्यान रखिएगा, जो विश्वनाथ प्रसाद सिंह है वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7वें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। परिसिमन के तहत जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्त परिसिमन आयोग, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके तहत आने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्त? वह है कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, परिसिमन आयोग के तहत आने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्त? वह है कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को प्रतिनिधि किया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को प्रतिनिधित्व किया जाता है दोस्त? तो यह है 20। आप ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 20 लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 20। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। किस बैंक में पहली बार भारत में ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम जिसे बोलते हैं की शुरुआत की थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस बैंक ने भारत में ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी, किस बैंक के द्वारा दोस्त? वह है HSBC बैंक। जो HSBC बैंक है उसके द्वारा
भारत में सर्वप्रथम एटीएम मशीन का आविष्कार किया गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है HSBC। अब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ अपना सपोर्ट दें कि जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो कृपया आप थोड़ा अपना भी योगदान दें, क्योंकि रोटी दोनों हाथ से पकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक हाथ से पकना संभव नहीं है। तो जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया आप भी थोड़ा मेहनत करें, हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। विश्व निवेश रिपोर्ट किस इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है? दोस्त, विश्व निवेश रिपोर्ट एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्त, ये किया जाता है अनकटाड, जिसे बोलते हैं UNCTAD। इसके द्वारा हर वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट किस इंटरनेशनल संस्था द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है दोस्त? ये जो जारी किया जाता है UNCTAD, जिसे हम अनकटाड भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अनकटाड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है, उसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्त, पीली क्रांति ये संबंधित है तिलहन से। जो तिलहन है, इसी से संबंधित है पीली क्रांति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तिलहन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। गोल्डन अहाता परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्त, गोल्डन अहाता परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है दोस्त? तो यह है राजमार्ग से। राजमार्ग को जोड़ने का जो काम है, जितने भारत के राजमार्ग है उन्हें जोड़ने का जो काम जिस योजना के तहत लागू किया गया था, वह है गोल्डन अहाता परियोजना, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजमार्ग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो 49वीं समांतर रेखा है, यह है भारत, ये अमेरिका और कनाडा के बीच, किसके दोस्त? अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विश्व का सबसे शांति जो सीमा है, वो कौन सा है? वह है यही 49वीं समांतर रेखा। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी प्रकार का कोई दोनों सीमा को लेकर कभी झंझट नहीं होता, किसी प्रकार का टसल नहीं होता है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो इस कारण से ये सीमा को विश्व का शांति की सीमा के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? यह है उत्तर अमेरिका और कनाडा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्त, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर। किसे दोस्त? कोयम्बटूर। आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, किसे कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। हूटी गोल्ड खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त, हूटी गोल्ड खान ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ दोस्त? कर्नाटक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोलार जो खान है सोने का है, जो कोलार खान है ये भी कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में। तो उसी प्रकार हूटी गोल्ड खान किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। तो कहाँ है दोस्त? कर्नाटक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। कुरेशियो महासागर किस प्रकार की धारा है? तो दोस्त, कुरेशियो जो कुरेशियो है यह एक गर्म जल धारा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो धाराएं होती है, एक गर्म एगो ठंडी। तो कुरेशिया जो है ये किस प्रकार की धारा है? तो यह है एक गर्म जल धारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक गर्म जल धारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिमा प्रश्न। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्त? यह है कजाकिस्तान। क्या है दोस्त? कजाकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो कृपया यदि सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त।